Hello guys, welcome back to Be the Topper and this is MCQ part 2 of class 10th FMM। इससे पहले पार्ट 1 बना चुकी हूँ, उसको देख लेना। उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। एक क्वेश्चन पूछा था, कुछ बच्चे क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे रहे हैं। तो गाइज मेक श्योर कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका जवाब आप ज़रूर दो और इस वीडियो को एक बार देखो, आपकी प्रिपरेशन ताकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से हो जाए। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियोस और आई होप आपको हेल्पफुल लगेंगी। सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ मनी मार्केट और लिक्विड फंड्स। आपको ये बताना है चारों ऑप्शंस में से कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट सूटेबल है मनी मार्केट लिक्विड फंड के आंसर के लिए। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं उसको देख लेते हैं कि मनी मार्केट लिक्विड फंड्स होता क्या है। क्या ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड है, क्या ये एक टाइप का फिक्स्ड डिपॉजिट है, क्या ये एक टाइप का रिकरिंग डिपॉजिट है, या फिर चारों में से कोई भी आंसर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड। मनी मार्केट लिक्विड फंड्स एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि कम टाइम के लिए लगाए जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मनी मार्केट लिक्विड फंड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके चैप्टर 1 में से मैंने लिया है। अब क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है? फिक्स्ड इनकम डेट इंस्ट्रूमेंट है, लॉन्ग टर्म सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, या फिर पहले और दूसरे आप दोनों को लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा 2, लॉन्ग टर्म सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक लॉन्ग टर्म सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, देखो यार, अगर आपको चाहिए कि मैं पूरा एक्सप्लेन करूँ तो वो मैं इन वीडियोस में नहीं करूँगी, क्योंकि बिना मतलब में एक ही बात बार बार रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जब ये वीडियो एंड होगा तो आपको पूरी स्क्रीन पर दिख जाएगा। वहाँ पर मैं प्लेलिस्ट लगा दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो पूरा वीडियो। अब ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ डीमटेरियलाइजेशन, इसको मैंने MCQ के फॉर्म में नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ये सबको ऑलमोस्ट सारे बच्चों को पता है, बट अगर 1 नंबर का डेफिनेशन 2 नंबर का डेफिनेशन आ जाता है अगर आपके पेपर में कभी, तो आप इसको कैसे लिखोगे, मैंने यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करी है। तो डीमटेरियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके शेयर के जितने भी फिजिकल सर्टिफिकेट हैं, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। डीमटेरियलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी इन्वेस्टर के जो शेयर्स होते हैं उनके फिजिकल सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इन्वेस्टर का जो उसके डिपॉजिटरी में जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ जो एक अकाउंट है उसमें क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। और इसके ऑपोजिट एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रीमटेरियलाइजेशन। रीमटेरियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम इन्वेस्टर के शेयर्स का जो शेयर्स होते हैं उसके पास उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से कन्वर्ट करके फिजिकल सर्टिफिकेट्स बना दिए जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रीमटेरियलाइजेशन। सो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें कवर हुई होंगी अच्छी तरीके से। आते हैं 14th क्वेश्चन पे। हमको बताना है विच ऑफ दीज ऑप्शन कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज। अब SCRA एक्ट जो है उसके थ्रू एक सिक्योरिटीज़ वर्ड है, उसके एक डेफिनेशन है उसका जिसके अंडर सिक्योरिटीज़ आती हैं। तो उस सिक्योरिटीज़ वर्ड के इन्वर्टेड कॉमा में उस वर्ड के अंडर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं उन सबको हम सिक्योरिटी मानते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सिक्योरिटी वर्ड के डेफिनेशन के अंदर आता है। तो स्टॉक्स एंड अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एंड स्क्रिप्ट्स, शेयर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब चलते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपको बताना है ये फुल फॉर्म ऑफ DEA। DEA का आपको फुल फॉर्म बताना है कमेंट्स में। ठीक है, एंड मेक श्योर कि आप ये आंसर अगर आपको आता है तो डेफिनेटली लिखें, और अगर आपको नहीं आता तो अपने सेकंड चैप्टर में चेकआउट कर लो, और अगर उसमें से भी नहीं मिलता, बुक नहीं है आपके पास, गूगल पर सर्च कर लो, पर आपको लिखना ही है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। और कई बार जब मैं गूगल मीट पे जब मीटिंग करती हूँ तो मैं वहाँ पर आपको लिंक दे सकती हूँ, जो कि मैं बहुत दिनों से वैसे कर नहीं पा रही हूँ, बट मैं सोचूंगी कि मैं जल्दी उसको करूँ।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जो कि है कि प्राइमरी मार्केट क्या है। तो प्राइमरी मार्केट के लिए आपको इसमें से बिल्कुल जो एकदम एप्रोप्रिएट है ना, उसको आपको चूज करना है इन ऑप्शन में से। फॉर न्यू इन्वेस्टर्स, चैनल फॉर सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, फॉर ऑलरेडी सोल्ड सिक्योरिटीज, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये कि प्राइमरी मार्केट इज अ प्लेस विच प्रोवाइड्स चैनल फॉर सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। ठीक है, जब कोई भी कंपनी पहली बार जब कोई नई सिक्योरिटीज निकाल रही होती है तो वो प्राइमरी मार्केट में आती है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। 17th क्वेश्चन, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स। मतलब जो हमारे को थर्ड चैप्टर में बता रखा है कि भाई इस चीज़ के फेस वैल्यू को ऐसे करते हैं, इस चीज़ की फेस वैल्यू यहाँ होती है, तो फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास ऑप्शन है वो है अमाउंट पेड टू द होल्डर एट मेच्योरिटी, दूसरा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द स्टॉक शोन ऑन द सर्टिफिकेट, तीसरा बोथ 1 and 2 एंड चौथा नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट। जो शेयर, अगर हम दूसरे की बात करें तो ये शेयर्स के लिए होता है, डिबेंचर शेयर्स के लिए हो सकता है कि भाई जो स्टॉक का प्राइस आपको सर्टिफिकेट पर दिख रहा होता है ओरिजिनल कॉस्ट, वही उसकी फेस वैल्यू होती है। बोथ 1 and 2 गलत है। अब आते हैं 18 क्वेश्चन पे, जो कि आपको बताना है कि आईपीओ क्या होता है। आई थिंक पिछली बार मैंने आपसे ये पूछा था कि आप आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। अब हम ये पूछ रहे हैं कि आईपीओ क्या होता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन है उसको एक बार देख लेते हैं। द सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक इन सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन द सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक इन डेरिवेटिव मार्केट। तीसरा ऑप्शन द सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक इन प्राइमरी मार्केट एंड चौथा नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखो सारी चीज़ें सेम है, अंतर सिर्फ यहाँ पर है, जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ यहाँ पर आ रहा है, सेकेंडरी डेरिवेटिव प्राइमरी। आपको अब ये वर्ड जो डिसाइसिव है कि आपको नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल पब्लिक ऑफर कहाँ होता है, प्राइमरी मार्केट में होता है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर इसीलिए होगा हमारा थर्ड ऑप्शन कि जब पहली बार सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक इन प्राइमरी मार्केट, जब पहली बार कंपनी प्राइमरी मार्केट में आती है और आईपीओ निकालती है तो वो आईपीओ प्राइमरी मार्केट का होता है। ठीक है, कभी भी कोई आईपीओ सेकेंडरी मार्केट में नहीं आता है। ठीक है, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। आपको 19 क्वेश्चन आप आ जाते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने का मतलब है कि देखो जो चीज़ सेम है वो चारों में, उसमें आप कुछ अलग नहीं कर सकते, बट ये जो डेट्स हैं आपको ये बताना है कि कौन सी डेट्स इसमें से सही है। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट जो अभी हमारा चल रहा है उसका ऑप्शन अभी मेरे ख्याल से 2010 वाला चल रहा है, पर आपकी बुक से जो मैंने ये क्वेश्चन उठाया है वहाँ पर ये 1956 है। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर, ये वाला आंसर इस क्वेश्चन का एकदम एप्रोप्रिएट है इन चारों ऑप्शंस के हिसाब से। ठीक है, कंपनीज एक्ट 1956, आपको ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि कई बार डेट में, डेट्स का क्या रहता है ना कि या तो आपको आता है या फिर आपको नहीं आता है। कई बार होता है कि हम एलिमिनेट करके कुछ कुछ निकाल सकते हैं। तो अगर आपका, मैं सुन रही हूँ ऐसा कि सारा पेपर एमसीक्यू के फॉर्म में आने वाला है, आपको जितने भी आपके मार्क्स हैं, मतलब आप 10th क्लास में हो, आपका पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो आपके लिए बहुत बड़ी डील है ये, जिसको आपको क्रैक करना है। अब हम अपने 20th क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है व्हाट इज द फ्लोर प्राइस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी मैंने आपको एमसीक्यू के फॉर्म में नहीं दिया क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अगर मैं ऐसे क्लियर कर दूं तो अगर आपके सामने ऑप्शन में भी आएगा ना तो आप बता लोगे। फ्लोर प्राइस इज द मिनिमम प्राइस एट विच बिड्स कैन बी मेड इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग क्या होता है ये अगर आपको आता है तो वेरी गुड, कमेंट्स में लिखना, और अगर आपको नहीं आता है तो मुझे बता देना, मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगी या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर बात कर सकते हैं। अभी ये वीडियो सिर्फ एमसीक्यू के बारे में, तो उसी पर डिस्कस करेंगे। जो फ्लोर प्राइस होता है जब बुक बिल्डिंग लगाई जा रही होती है, जब बुक बिल्डिंग पे प्राइस डिसाइड किया जा रहा होता है, तो जो मिनिमम प्राइस होता है जब बिड्स लगाई जाती हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोर प्राइस। जैसे मान लो किसी चीज़ की बिड लगाई जा रही है तो आपको बता दिया कि भाई 200 या फिर 240 के 230 के बीच में बिड लगानी है। ठीक है, तो इसका मिनिमम प्राइस क्या होना चाहिए, इसका मिनिमम प्राइस होना चाहिए 200। तो इस जो यहाँ पे जो 200 है वो है फ्लोर प्राइस इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।